डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी बात करनी है ट्रांसजेनिक एनिमल्स की, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स की। देखो, विद द यूज़ ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, scientists have produced so many transgenic animals to obtain different products which are useful for mankind. बहुत से ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं जिनसे हम कई यूज़फुल प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑब्टेन करते हैं। और इनकी अगर हम एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल ट्रांसजेनिक फ़िश एक्चुअल में क्या करते हैं, एक फ़िश जो है उसके बॉडी में से एग्स एक्सट्रैक्ट किए गए और उन एग्स को फर्टिलाइज किया गया विद स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्पर्म्स और मॉडिफाइड स्पर्म्स in which human growth hormone gene has been introduced। तो क्या किया गया, स्पर्म्स लिए गए, ऐसे स्पर्म्स जिनके अंदर HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बनाने वाला जीन ऑलरेडी जो था वो इंट्रोड्यूस किया हुआ था। ऐसे मॉडिफाइड स्पर्म्स को फर्टिलाइज कर दिया विद नॉर्मल एग ऑफ ए फिश। आफ्टर दैट फर्टिलाइज्ड एग यानी कि जाइगोट, ये जो हमारे पास जाइगोट आया, इसको वापस जो है एक फिश की बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। अब उससे जो आगे प्रोजनी पैदा हुई, जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा हुई, उनमें ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाने वाला जीन जो है उसने एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया, जिसके कारण जो ऑफस्प्रिंग में जो फिश पैदा हुई उनका बॉडी का साइज नॉर्मल फिश के मुकाबले क्या था, बड़ा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो कि प्रोड्यूस हुआ किसके कारण, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाने वाले जीन के कारण। तो नॉर्मल फिशेस के मुकाबले इन फिश का साइज कैसा था, लार्जर था। तो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीट और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्लैश हमने क्या किया, ट्रांसजेनिक फिश जो थी उसको डेवलप किया बाय यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो फूड की जो जरूरत है उसको फुलफिल करने के लिए ट्रांसजेनिक फिश डेवलप की गई। देन ट्रांसजेनिक माइस। देखो, माइस जो हैं ये मोस्ट फेवरेबल एनिमल्स माने गए हैं फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग और टू एक्सप्रेस द इफेक्ट और एक्सप्रेशन ऑफ वेरियस जीन्स। कुछ डिजायर्ड जीन के एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए माइस जो हैं उनको फेवरेबल बायोरिएक्टर्स माना गया है। क्यों? क्योंकि माइस जो हैं इनकी प्रोजनी बड़ी होती है, एक सिंगल टाइम के ऊपर और एक सिंगल लीटर के अंदर लॉट ऑफ यंग वन जो हैं वो पैदा होते हैं। लाइफ स्पैन छोटा होता है। इसके अलावा लेबोरेटरी के अंदर इजीली हैंडल किया जा सकता है इनको। तो कुछ ये एडवांटेजेस के कारण ट्रांसजेनिक माइस जो हैं उनको डेवलप किया गया और बेसिकली इनको डेवलप किया जाता है फॉर चेकिंग वैक्सीन सेफ्टी। वैक्सीन सेफ्टी को चेक करने के लिए मोस्टली जो है हम ट्रांसजेनिक माइस जो हैं इनको डेवलप करते हैं। तो इसमें जो है इनमें भी क्या करते हैं हम उसी तरह से किसी माउस की बॉडी में से, फीमेल माउस की बॉडी में से एग जो है उसको एक्सट्रैक्ट करके और उसको जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो या
जिनमें कोई डिजायरेबल जीन हमने डाल दिया, ऐसे स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज करके लेबोरेटरी के अंदर, और वापस इन फर्टिलाइज्ड एग्स को यानी जाइगोट्स को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं इनटू द बॉडी ऑफ ए फीमेल माउस। तो उनसे जो पैदा होंगे आगे यंग वन, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होंगे यानी ट्रांसजेनिक माइस होंगे, और इनका इस्तेमाल फिर टेस्टिंग ऑफ वैक्सीन किया जाता है यानी सेफ्टी ऑफ वैक्सीन, क्योंकि हमारे जीन्स और माइस के जीन इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। सो अगर कोई वैक्सीन का इफेक्ट जो है वो ठीक रहता है किसी माउस के ऊपर, तो फिर ऑटोमेटिकली ये माना जाता है कि ह्यूमन बीइंग के ऊपर भी उसका इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि माइस और हमारे में जेनेटिक सिमिलरिटीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। तो वैक्सीन सेफ्टी के लिए ट्रांसजेनिक माइस प्रोड्यूस किए जाते हैं। देन ट्रांसजेनिक रैबिट्स, रिसेंट टाइम्स में रैबिट्स जो हैं उनको भी जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है, उनमें भी डिफरेंट काइंड के ह्यूमन जीन्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, और वो इंट्रोड्यूस करवाए गए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट प्रोटीन्स, जैसे इंटरल्यूकिन 2 विच इज अ प्रोटीन, देन टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स एंड अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन फैक्टर। ये जो डिफरेंट काइंड्स के प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो डिफरेंट काइंड के जीन्स हैं। तो वो जीन्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए इनटू द बॉडी ऑफ रैबिट्स, और ये जो ट्रांसजेनिक रैबिट फिर बन गए जिनमें ह्यूमन जीन इन सब की प्रोडक्शन के लिए इंट्रोड्यूस करवाए गए। तो उन जीन्स का एक्सप्रेशन मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर अपेयर हुआ, और मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर क्या प्रोडक्शन होगी, तो मिल्क प्रोडक्शन। तो इन जीन्स से बनने वाले प्रोडक्ट्स यानी इंटरल्यूकिन 2, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स एंड अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, ये जो डिफरेंट काइंड के प्रोडक्ट्स हैं, इन सारे प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन के लिए जीन्स जब इंट्रोड्यूस करवाए गए रैबिट की बॉडी में, तो ये प्रोडक्ट्स कहां आने शुरू हो गए, इन दी मिल्क ऑफ दीज रैबिट्स, और इस मिल्क में से फिर उनको हार्वेस्ट कर लिया गया, उनको यूटिलाइज किया गया जिसमें भी या जहां भी उनकी जरूरत थी। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक गोट्स। ट्रांसजेनिक गोट्स भी डिफरेंट काइंड के ह्यूमन जीन्स को एक्सप्रेस करने के लिए इनकी डेवलपमेंट की गई, पर्टिकुलरली ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो कि नॉर्मल से साइज से ज़्यादा बड़े साइज की गोट्स ये होंगी, और ये गोट्स जो हैं इनसे फिर लॉट ऑफ मीट प्रोडक्शन जो है या मटन की प्रोडक्शन जो है वो होती है। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक शीप। देखो 1990 में पहली ट्रांसजेनिक शीप डेवलप की गई और इसका नाम रखा गया ट्रेसी, TRACY, ट्रेसी। और ये क्यों डेवलप की गई, इसमें ह्यूमन जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9। देखो कभी भी किसी को इंजरी होती है तो इंजर्ड पर्सन की बॉडी में जो है इंजर्ड पोर्शन से ब्लीडिंग होती है, और जो वो इंजर्ड एरिया होता है या इंजर्ड साइट होती है वहाँ पे ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाए ठीक टाइम के ऊपर, तो उसके लिए क्या है, हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड के ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जिसमें फैक्टर 8 है, फैक्टर 9 है, फैक्टर 13 है, ऐसे डिफरेंट फैक्टर्स हैं। तो इन फैक्टर्स की अगर किसी में डेफिशिएंसी होती है तो फिर क्लॉटिंग नहीं होगी। तो ट्रांसजेनिक शीप डेवलप की गई ट्रेसी नाम की, जिसमें कि ह्यूमन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9
की प्रोडक्शन के लिए जीन इंट्रोड्यूस किया गया और उसके मिल्क के अंदर, ऐसी शीप के मिल्क के अंदर, मेमरी ग्लैंड्स के अंदर ये प्रोड्यूस होनी शुरू हो गए, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9, और वहां से इसे जो है हार्वेस्ट कर लिया गया। इसी तरह से अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, इसको भी बनाने के लिए जीन जो थे वो शीप में इंट्रोड्यूस किए गए, यानी ट्रांसजेनिक शीप इसके लिए भी तैयार की गई। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक पिग्स। हालांकि देखो ये शीप हैं, गोट है, पिग्स हैं, ये इनको प्रोड्यूस करने की जो रेट है वो बड़ी कम है। इनको डेवलप करने की रेट जो है वो 2-3% ही है, बहुत ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू ट्रांसजेनिक माइस। ट्रांसजेनिक माइस जो हैं वो बड़ी रैपिडली या बड़ी फास्टर रेट के ऊपर प्रोड्यूस किए जा सकते हैं एज कंपेयर टू दीज ट्रांसजेनिक एनिमल्स लाइक गोट्स, शीप, पिग्स, काउ, ये जो हैं। तो ट्रांसजेनिक पिग्स भी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, यानी नॉर्मल साइज से बड़े साइज के पिग्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए गए सो एज टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनिमल फूड। क्योंकि जो ट्रांसजेनिक पिग्स हैं ये बल्की होंगे, साइज में बड़े होंगे, तो लॉट ऑफ पॉर्क, जो मीट होता है इसका, पिग का या स्वाइन का, उसको हम पॉर्क बोलते हैं। तो पॉर्क की प्रोडक्शन के लिए ट्रांसजेनिक पिग्स जो लार्जर साइज के होंगे एज कंपेयर टू नॉर्मल पिग्स, वो प्रोड्यूस किए गए बाय इंट्रोड्यूसिंग ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। देन ट्रांसजेनिक काउ। ट्रांसजेनिक काउ जो डेवलप की गई उसका नाम है रोजी, ROSIE, ये ट्रांसजेनिक काउ का नाम है। तो ये डेवलप की गई क्यों? तो ये ट्रांसजेनिक काउ जो है वो डेवलप की गई फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स, अलग अलग तरह की प्रोटीन्स प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि हमारे लिए एडवांटेजियस हैं, जरूरी हैं। तो डिफरेंट काइंड की प्रोटीन्स, डिफरेंट काइंड के एंजाइम्स प्रोड्यूस करने के लिए ट्रांसजेनिक काउ, जिसका नाम है रोजी, ये डेवलप की गई। और ह्यूमन जीन जो इन प्रोटीन या एंजाइम्स की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे वो जीन्स इनमें डाले गए। स्लॉटर्ड काउ की बॉडी से एग्स ऑब्टेन किए गए, या काउ की बॉडी से जो है सर्जिकली जो है एग्स रिमूव किए गए, और उन एग्स को डिजायरेबल जीन कंटेनिंग स्पर्म से फर्टिलाइज करवाया गया इन विट्रो, यानी लेबोरेटरी के अंदर, और वापस जो है इन फर्टिलाइज्ड एग्स को किसी सरोगेट काउ की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। तो उनसे जो फिर आगे यंगवन पैदा हुए उनका नाम रोजी रखा गया, जिसमें कि डिफरेंट प्रोटीन्स और डिफरेंट एंजाइम्स की सिंथेसिस या डिजायर्ड प्रोटीन्स की सिंथेसिस जो है वो होनी शुरू होगी, और हमने उन्हें काऊ के मिल्क से ऑब्टेन किया। तो जब हम उस काऊ का मिल्क जो है कंज्यूम करेंगे तो वो प्रोटीन, वो एंजाइम्स जिनके लिए जीन डाले गए हैं वो भी हमारी बॉडी को मिलेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक डॉग्स। ट्रांसजेनिक डॉग, देखो ट्रांसजेनिक डॉग जो है उसका नाम रखा गया डॉगी, DOGIE। ये जो डॉगी है इसमें जीन डाला गया टू एनहेंस स्मेलिंग पावर। स्मेलिंग पावर, तो स्मेलिंग पावर जो है डॉग की, उसका एडवांटेज फिर लिया जाता है वेरियस, हम ये कहेंगे कि इंक्वायरीज के अंदर या वेरियस काइंड के क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के लिए। लेकिन ये जो ट्रांसजेनिक डॉग जिसका कि नाम डॉगी रखा गया, जिसमें कि वो जीन डाला गया जिसके कारण इसकी एक्सीलेंट स्मेलिंग पावर है एज कंपेयर टू नॉर्मल जो डॉग्स हैं उनके मुकाबले, इसका इस्तेमाल 2001 में 2001 में WTS यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में, जब अलकायदा का जो है अटैक हुआ था,
तो बहुत सी बिल्डिंग्स जो हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो बिल्डिंग थी वो उसकी डिस्ट्रक्शन हो गई थी, और उस डिवास्टिंग बिल्डिंग में से डिफरेंट ह्यूमन बीइंग को बाहर निकालने के लिए इस डॉगी का इस्तेमाल किया गया था, या इसी जो स्मेलिंग पावर है उसका यूज करते हुए जो था बहुत से लोगों को रेस्क्यू किया गया था। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक मंकीज। ट्रांसजेनिक मंकीज, देखो ट्रांसजेनिक मंकी जो है ये ऐसे मंकीज हैं जिनकी बॉडी के अंदर एक जेलीफिश, जिसको कि हम नाम देंगे एक जेलीफिश, फ्लोरिसेंट जेलीफिश जो है उसका डीएनए इंट्रोड्यूस किया गया। किसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया? इन द अनफर्टिलाइज्ड एग्स ऑफ रेहिसस मंकी। रेहिसस मंकी जो हैं उनके अनफर्टिलाइज्ड एग्स के अंदर फ्लोरिसेंट जेलीफिश, जेलीफिशेस बिलोंग करती हैं सिलेंट्रेटा फाइलम को, तो जेलीफिश का जो है जीन या डीएनए सेगमेंट वो इंट्रोड्यूस की गई रेहिसस मंकी के एग के अंदर। तो वो फर्टिलाइज्ड होने के बाद उसको किसी फीमेल रेहिसस मंकी के यूट्रस के अंदर प्लेस कर दिया गया, और जब यंगवन पैदा हुआ तो उस यंगवन का नाम रखा गया एंडी, ANDI, जो कि एक्रोनियम है ANDI। अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूं तो ये बन गया IDNA। डीएनए तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, और आई का मतलब है यहां इंसर्टेड, आई का मतलब इंसर्टेड, तो ये है इंसर्टेड डीएनए, एनडी का एक्रोनियम। तो वहां से ये नाम बना फिर एनडी, इंसर्टेड डीएनए। इसको उल्टा करके लिख दें तो ये बन गया एनडी। तो ये मंकी क्यों डेवलप किए गए? ये डेवलप किए गए फॉर द डायग्नोसिस और फॉर द क्यूरिंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस लाइक डायबिटीज, एड्स, अल्जीमर डिजीज। इन सबको जो है स्टडी करना और उनको क्योर करने में ये जो है रेहिसस मंकी और जेलीफिश के जीन को कंबाइन करके जो ये एक ट्रांसजेनिक मंकी यानी एनडी डेवलप किया गया, इसको फिर एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म के तौर पे यूज किया गया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अल्जीमर। तो इसके ऊपर फिर वो सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो अभी चल रहे हैं। तो मेरा बोलने का मतलब है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो एनिमल्स हैं वो डेवलप किए गए या तो फूड की जरूरत को पूरा करने के लिए ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन उनमें डाल के, या वैक्सीन की सेफ्टी के लिए, उसकी चेकिंग के लिए, या इसके अलावा जो है डिफरेंट काइंड के हमारी बॉडी के अंदर यूज होने वाले प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हार्मोन, इन सब की प्रोडक्शन के लिए, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की प्रोडक्शन के लिए, स्मेलिंग पावर जो है कई ऑर्गेनिज्म में उसको एनहेंस करने के लिए, और डिफरेंट डिजीजेस की डायग्नोसिस के लिए। अलग अलग तरह के डिजीजेस जो हैं, जैसे इसमें भी आगे अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में बात करूं या इसको अलग टॉपिक में लेते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की एप्लीकेशंस की बात करूं तो डिफरेंट एप्लीकेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। तो इसमें सबसे पहला तो यही है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस, डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस। देखो, विद द हेल्प ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम बहुत से डिजीजेस का जो है कुछ टेक्निक्स हैं जिनके जरिए हम पता लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसकी हेल्प से हम एड्स का या और भी कई बीमारियों का जो है उसको डायग्नोज कर सकते हैं, उसकी स्टेज का पता लगा सकते हैं। जीन्स को एम्पलीफाई कर सकते हैं, डिजायर्ड जीन को या डीएनए सेगमेंट को,
फिर इसके अलावा हमारे पास है इलीजा। इलीजा, इलीजा क्या है? एंजाइम, फुल फॉर्म अगर हम लिखें, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, आई फॉर इम्यूनो, एस फॉर जॉर्बेंट और ए फॉर एसे, इम्यूनोजॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे। ये भी एक टेक्निक है। इस टेक्निक के अंदर क्या करते हैं, एलिजा जो टेक्निक है इसमें बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस होती हैं। इट इज बेस्ड अपॉन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस, और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीजन्स जो हैं बॉडी के अंदर, जो कि किसी पर्टिकुलर डिजीज के दौरान बने होते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए, उन एंटीजन्स को जिसके कारण वो डिजीज पैदा हुआ है उनको डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं किसका? हम यूज करते हैं वेरियस एंजाइम्स का, और वो एंजाइम्स हैं पेरोक्सीडेज, पेरोक्सीडेजेस एंड एल्केलाइन, एल्केलाइन फॉस्फेटेज, अल्केलाइन फॉस्फेटेज। तो ये दो किस्म के एंजाइम जो हैं, पेरोक्सीडेजेस एंड एल्केलाइन फॉस्फेटेजेस, इन एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हुए उन एंटीजेंस की डिटेक्शन की जाती है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीज। तो इस टेक्निक में बेसिकली एंजाइम्स का यूज करके हम एंटीजेंस की डिटेक्शन करते हैं। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे, ये एलिजा की फुल फॉर्म है, और इस टेक्निक का यूज होता है बेसिकली एड्स वायरस यानी कि HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की डिटेक्शन में। इसके अलावा और भी कई डिजीजेज हैं जिनकी डायग्नोसिस में एलिजा का यूज होता है। तो एलिजा, PCR, इसके अलावा और अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वेरियस एनालिटिकल टेक्निक्स हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ DNA, पर्टिकुलर काइंड ऑफ RNAs एंड पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोटीन्स। स्पेसिफिक काइंड के DNA और स्पेसिफिक काइंड के RNAs, स्पेसिफिक काइंड की प्रोटीन्स को थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स, थाउजेंड्स ऑफ DNA, थाउजेंड्स ऑफ RNA में से जो है स्पेसिफिक काइंड के इन DNA, RNA और प्रोटीन्स को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट काइंड की एनालिटिकल टेक्निक्स हैं। उनमें अगर मैं बोलूं तो एक टेक्निक आती है सदरन ब्लॉटिंग टेक्निक, सदरन ब्लॉटिंग टेक्निक विच वाज डेवलप्ड बाय EM सदरन। एक है सदरन ब्लॉटिंग टेक्निक। ब्लॉटिंग टेक्निक, ये जो सदरन ब्लॉटिंग टेक्निक है ये होती है फॉर द डिटेक्शन ऑफ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ DNA। एक खास सेगमेंट DNA की जो है उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको सिलेक्ट करने के लिए फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ DNA सेगमेंट्स, और इसका इस्तेमाल फिर DNA फिंगरप्रिंटिंग में किया जाता है। DNA फिंगरप्रिंटिंग या DNA टाइपिंग या DNA प्रोफाइलिंग, इन सब में इसका इस्तेमाल होता है, और इससे फिर वेरियस पेरेंटल डिस्प्यूट्स या वेरियस क्रिमिनल जो केसेस होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है। तो DNA की डिटेक्शन के लिए सदरन ब्लॉटिंग टेक्निक। ऐसे ही RNA की डिटेक्शन के लिए तो उसके लिए हमारे पास है नदरन ब्लॉटिंग टेक्निक। नदरन ब्लॉटिंग टेक्निक, थाउजेंड्स ऑफ RNA में से किसी पर्टिकुलर RNA को जो है डिटेक्ट करने के लिए ये नदरन ब्लॉटिंग टेक्निक है RNA की डिटेक्शन के लिए।
और एक होती है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, इट इज फॉर द डिटेक्शन ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोटीन्स। कोई भी पैथोजन जब बॉडी के अंदर एंटर करता है तो फिर उसके बाद वो खास किस्म की प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। अगर बॉडी में वो प्रोटीन मिलती हैं, उनको जांचना है तो हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक से जांचेंगे, और अगर वो मिलेंगी तो इसका मतलब कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का या पर्टिकुलर पैथोजन का अटैक हमारी बॉडी पे हुआ है। ऐसे ही आरएनए की डिटेक्शन के लिए नदरन ब्लॉटिंग टेक्निक है और डीएनए की डिटेक्शन के लिए सदरन ब्लॉटिंग टेक्निक। तो वेरियस डिजीजेस को डायग्नोज करने के लिए, चाहे वो ये डिफरेंट काइंड की एनालिटिकल टेक्निक्स हैं या इसके अलावा पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या इसके अलावा एलिजा है, तो ये डिफरेंट जो 3 टाइप्स की मैंने बात की है, एलिजा, पीसीआर और ये एनालिटिकल टेक्निक्स, सदरन ब्लॉटिंग, नदरन ब्लॉटिंग टेक्निक, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, these are helpful in the diagnosis of different diseases। तो एक तो रोल ये आ गया कि डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस में रोल है। दूसरा आ जाता है कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स इन अबंडेंस। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम अबंडेंटली जो है वो प्रोटीन्स जो हैं, या रैपिडली जो है वो प्रोटीन्स अपने मतलब की या डिजायरेबल प्रोटीन्स पैदा करवा सकते हैं। डिफरेंट काइंड के एंजाइम्स, डिफरेंट काइंड के हार्मोन्स, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये जो हैं हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं। फिर जीन थेरेपी यानी फॉल्टी जीन्स को हम हेल्दी जीन से जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो जीन थेरेपी हमने पहले पढ़ी थी, जर्मलाइन जीन थेरेपी, सोमैटिक जीन थेरेपी, तो इनका यूज करके हम वेरियस डिजीजेस को जो है ठीक करवा सकते हैं। और लास्ट में मैं बात कर रहा हूं कि प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ वेरियस डिजीजेस। बर्थ से पहले ही एम्ब्रियो स्टेज में हम बहुत से डिजीजेस को डायग्नोज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो उससे जो है हम टाइमली उन डिजीजेस को जो है रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और लास्ट में मैं बोल रहा हूं एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस, यानी हम जैसे बीटी कॉटन की बात आई थी, बीटी कॉटन है, या इसके अलावा आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक है, या हमारे पास और भी कई एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। बीटी टोबैको की एग्जाम्पल आ जाएगी, बीटी टोबैको। तो ये कई किस्म के हमारे पास प्लांट्स ऐसे हैं, प्लांट्स की डिफरेंट रिकम्बिनेंट वैरायटीज जो हैं हम तैयार कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इन रिकम्बिनेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हम अपनी एग्रीकल्चरल आउटपुट्स इंक्रीज करने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है, यील्ड जो है उसको इंक्रीज करने के लिए। फिर ड्रॉट रेजिस्टेंस के लिए, ड्रॉट रेजिस्टेंस प्लांट्स बहुत से ऐसे हैं जो कि लंबे समय तक जो है वाटर की स्कैर्सिटी जो है उसको झेल नहीं पाते, लेकिन डिफरेंट प्लांट्स में ड्रॉट रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए हम यूज कर सकते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो कई सारे एप्लीकेशंस हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। अब इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक बचा है इस चैप्टर के अंदर, दैट इज इथिकल इश्यूज। तो इथिकल इश्यूज के बारे में हम फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।